अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम इस वक्त जो मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस पर बात करेंगे। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक तारीखी खिताब, जहां पर उन्होंने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी, उसके साथ साथ बिजली के नरखों में कमी और उसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम, और फिर इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पैकेज था, स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। तो ये तमाम तर चीज़ें थी, एक बहुत तारीखी पैकेज था और उनके दौरे इक़्तिदार में पहली मरतबा इतनी आप कह लीजिए रिलीफ आवाम को पहली मरतबा दिया गया। इस रिलीफ पर भी अपोजिशन ने तनकीद की और ये तनकीद का सिलसिला अब तक जारी है। अपोजिशन की ख्वाहिश है, पहले तो एक अपोजिशन सवाल करती नज़र आई कि किस तरह से मुमकिन है कि जब आलमी मंडी में ये कीमतें बढ़ रही हैं तो आप ऐसे वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ख़ास तौर पर कम कर रहे हैं। तो उसको भी इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है, लिहाजा ये वजह है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ दे रहे हैं। फिर अपोजिशन ये कह रही है कि अब अल्लाह करे कि इमरान खान साहब अपने इस बयान पर कायम रहें और यहाँ पर यू टर्न ना ले लें। तो एक तरफ तो ये एक बड़ा स्टेप था जो खान साहब की जानिब से लिया गया, उसके साथ साथ एक काम जो वो नहीं करते आए, इत्तेहादियों के साथ उतना नहीं मिलते जुलते रहे। फिर उन्हें ख्याल आया कि तहरीक अदम एतमाद का मामला है, अपोजिशन के बयानात थे, तो वो चौधरी शुजात साहब शरीफ बरादरान के यहाँ उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये ख़बरें उड़ाईं कि बात बिल्कुल डन हो गई है और तहरीक अदम एतमाद का मामला अब ख़त्म हो गया है, चौधरी बरादरान साथ हैं, यानी कि वो तहरीक अदम एतमाद में अब अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। और फिर मुस्लिम लीग काफ के ही लोग ये बयानात दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई बात नहीं हुई। इसके साथ साथ अब इमरान खान साहब MQM के वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। उनके बहुत सारे शिकवे शिकायत वो ऑन रिकॉर्ड हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए वो कहते रहते हैं, लेकिन शायद उन पर उस तरह से कान नहीं धरा गया। लेकिन अब खान साहब ये भी मुलाकात कर रहे हैं। तो बस एक चीज़ जो इस वक्त चल रही है कि एक तरफ हुकूमत चैलेंज दे रही है अपोजिशन को कि लेके आएँ आप तहरीक अदम एतमाद, हम देखते हैं आप उसे कैसे कामयाब कराते हैं। और दूसरी तरफ ये तमाम तर जो चीज़ें की जा रही हैं ये बज़ाहिर ये वाज़े करती हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत कोई ख़तरा महसूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि बग़ैर किसी ख़तरे के ये तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि अगर ये करनी होती, अगर ये रिलीफ देना होता, अब तो बहुत सारे उसके जवाज़ हैं, या अगर इत्तेहादियों से जा कर मिलना होता तो ये पहले भी रिवायत रही होती, लेकिन ये रिवायत पहले नहीं रही, ये अब है। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मामला है। मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि हम चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ उनके मतलब ना होने के बावजूद भी हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर लेंगे। लेकिन अब तक अपोजिशन के हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं कि ये ताख़ीर क्यों, क्या डेडलॉक है, क्या मामला है जो तय नहीं हो पा रहा, कि वो भी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे कि कोई तारीख़ लाएं, टेबल करें, उस पर कब बात होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरी जानिब साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिंध में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। बिलावल साहब का मार्च इस वक्त रवां दवां है, उसने इस्लामाबाद पहुँचना है, 27 फरवरी को रवाना हुआ, फिल वक्त सिंध में है। लोग कह रहे हैं पंजाब में दाखिल होगा तो देखेंगे, लेकिन वो भी हुकूमत को ललकार रहे हैं और उनके अपने मार्च को फिल वक्त सक्सेसफुल करार दे रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अवाम को एक जम गफ़ीर इस्लामाबाद में होगा। ये सारी सूरत हाल है जो कह लीजिए कि एक चाय की प्याली में एक तूफ़ान फिल वक्त बरपा है। हतमी तौर पर किसी ने अब तक कुछ नहीं किया, ना हुकूमत कुछ बहुत बड़ा करने में कामयाब हुई और ना अपोजिशन को बड़ा सेटबैक देने के करीब नज़र आ रही। ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या वक्त इस बात का तयन करेगा। मैं चाहूँगा इसी पर आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर तफसील से हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नासिर बेग चुगताई साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और इमरान याकूब साहब कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो पहले टू बिगिन विद वज़ीर आज़म साहब से शुरू कर लेते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो वो करते नहीं रहे, लेकिन अब क्या ये करनी पड़ रही हैं उन्हें, या क्या वजह है, वो प्रेशर फील कर रहे हैं या वैसे ये बस रूटीन की एक्सरसाइज है जो हो रही है। सब कुछ होता है और ये जो हो रहा है सियासत में यही होना चाहिए था। अगर आप सियासत करना चाहते हैं बिल्कुल लोगों से दांत अलग होके, तो वो सियासत तो हो नहीं सकती। वो सियासत नहीं हो सकती, लेकिन सर ये जो खान साहब कर रहे हैं ये तो करते रहे हैं ना, लाताल्लुकी होकर नहीं करते रहे आपके ख्याल से? आप मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकती ना। अब फैसला हो गया कि नहीं हो सकती ना।
देखें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और बादशाहत और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्क है। ये अपना सऊदी अरब की हुकूमत तो नहीं है और ना ये चाइना की हुकूमत है जिसके आप सरबराह हैं। आप एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। आपका रवैया ये है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मुकदमात में मुलव्वस है। आप पार्लियामेंट में आने को तैयार नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के बारे में आपको गिला है कि वहाँ पे जब आप आते हैं तो लोग हंगामा कर देते हैं। तो वो शख्स को अब लोगों के घरों पे जाना पड़ रहा है। और इन दोनों फरीकैन जिनका तस्करा आपने अपनी इब्तिदाई में किया, इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ख्यालात हैं वो तारीख का हिस्सा हैं और आप बेहतर जानते होंगे मुझसे। तो अब तो जहांगीर तरीन के हल्के में भी जाना चाह रहे हैं जलसा करने के लिए, उसकी कोशिश भी वो कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रहीम यार खान और अहमदपुर शर्किया के दोस्तों से मुलाकात करने की कोशिश की लोधरा के, तो वहाँ पे अपनी ही पार्टी के इनके जो दोस्त हैं उनके रवैये में भी वो मोहब्बत और वो वलवला, वो जोश और जज्बा नहीं था। तो सियासत तो बड़ी जालिम चीज़ है, खासतौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो आपको झुकना पड़ता है। लेकिन चूँकि हमारे कप्तान जो हैं ये कंप्रोमाइज़ करना नहीं जानते थे, कहते हैं मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन हालात भी क्या चीज़ हैं, अब जिन लोगों के साथ ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। सर, जो पैकेज, रिलीफ पैकेज जो खिताब किया, ऐलान किया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? 237 बिलियन रुपए कहाँ से आएंगे? और ये 237 बिलियन रुपए हैं परसों के, जब तेल जो था 100 के करीब था, आज 9 और 11 के दरमियान टच कर रहा है। याद रखिएगा 237 बिलियन परसों थे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये खिताब किया। और आपने बताया मुझे अपने इंट्रो में कि वो तो कहते हैं हमारे पास पैसा ही बहुत हो गया है, हमने तो इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, टैक्स कलेक्शन हमारे पास इतनी हो गई है, मसला कोई नहीं है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि पाकिस्तान एक ऐसा अच्छा मुल्क है जिसके पास इतने पैसे हो गए हैं, जब चाहे वो रेट 10 रुपए कम कर दे। और अगर 10 रुपए रेट अब कम करना था लोकल बॉडीज के इलेक्शनों को मुतासर करने के लिए, तो इन गरीबों पर बोझ पहले उठा लेते, ये रहम उन पर पहले ही कर देते। ये जुल्म उन पर क्यों इतना अरसा जारी रहा? मैं इसलिए कि पंजाब में लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं और आपको पता है कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो गली मोहल्ले का इलेक्शन है, उसमें आवाम ने वोट डालना है और लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट करना, मतलब वो कैंडिडेट होंगे लाखों लोग। तो आपने उस सूरत को सामने रखते हुए ये कीमत कम कर दी। अगर कीमत कम करनी इतनी आसान थी जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया मुझे, तो फिर ये जुल्म क्यों किया गया पाकिस्तान के अवाम के साथ? बिल्कुल सही सर, पॉइंट इज़ वैलिड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं नासिर बेग चुगताई साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक तनकीद जो अब ये हुकूमत ही कर रही है कि भाई क्या हमने एक इतना बड़ा रिलीफ दिया, इतनी हम कमी कर रहे हैं चीज़ों में। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आवाम का दर्द रखते हैं और उसके बावजूद तनकीद कर रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं। ये कैसा दर्द है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पर हुआ ये दर्द कि 55 और 60 रुपए से आपने कीमतें 140 तक 120 तक पहुंचा दी आपने चीज़ों की। ये कैसा दर्द था कि सब्जी और दालें और आटा, गोश्त वो छोड़ें आप यार, चावल, इसकी कीमतें आसमान को पहुंच गई। ये कैसा दर्द था कि ट्रांसपोर्ट के किराए हदूद को छूने लगे। और अब आपको ख्याल आ रहा है, तो मुझे बहुत खूबसूरत शायर हैं हमारे मोइन नियाज़ी साहब,
उनकी वो नवीन बहुत खूबसूरत नज़म है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर एक काम करने में, कोई वादा निभाना हो, किसी के पास जाना हो, बहुत तभी बहुत शानदार नज़म है। तो उनके साथ तो यही हो रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई 3 साल पहले, हमने ये पॉलिसी 3 साल पहले आनी चाहिए थी, हमने नहीं दी, ये स्कीम 3 साल पहले आनी चाहिए थी, पहले रोज़ आनी चाहिए थी, हमसे गलती, और ये इस तरह नहीं आनी चाहिए थी, इस तरह आनी चाहिए थी। तो भाई आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर रहे, आपने कौम के बारे में फ़ैसला किया और हर फैसले में गलती आपके, आप खुद निकाल लें ना, मैं तो नहीं निकाल रहा, आप खुद निकाल लें। अच्छा, फिर ये कि आपने जो मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि ये 237 अरब रुपए कहाँ से आएंगे, मुमकिन है कोरोना फंड से निकाल लेंगे जो उनके पास रखा हुआ है, कोई हिसाब भी नहीं उसका। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये 5 रुपये, ये 10 रुपये बहुत कम है, ये तो पिछले महीने की 14 तारीख के पैसे हैं, 14 इसी महीने की 14 फरवरी के रेट्स हैं ये जो आपने मुझे वापस किए हैं। ये रेट तो पिछले साल की फरवरी के मुकाबले में अगर आप लाएंगे तो शायद कुछ अशोई हो जाएगी। कहीं से पैसा है मुझे पता नहीं, आपके साथ अब जो कुछ होना है वो भी आप बहुत इफ्तिखार भी जानते हैं, इमरान भी जानते हैं कि IMF से जो आपका मुआहदा है, FTF पे जो आपका मामला है वो क्या है, वो काला धन है ना भाई, वो एमनेस्टी के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने एमनेस्टी की पहले मुखालफत की है, उन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात की है, आप टैक्स कम करने जा रहे हो, आप टैक्स फ्री कर रहे हो, आप चीज़ों से टैक्स हटा रहे हो, उन्होंने आपको बांधा हुआ है, आप बंध गए हैं आपके दस्तखत मुआहदे पर। अब अगर आप ये मुआहदा तोड़ रहे हैं और एमनेस्टी को ख़त लिखा था इन्होंने इससे पहले कि हम ये करने जा रहे हैं, जवाब नहीं आया कोई वहाँ से, तो अगर ये सूरत हाल बन रही है तो भाई IMF से आपका मुआहदा ख़तरे में पड़ जाएगा, वो टूट सकता है, और जब वो टूट जाएगा तो आपकी जो मुतासिर होंगी चीज़ें वो बता दूँ मैं आपको क्या क्या है। वो आपके वर्ल्ड बैंक से आपका कर्जा है, सऊदी अरब जो आपको चीज़ें इमदाद दे रहा है वो भी IMF से मुंसलिक है, वो भी उसके तहत आती है, और दीगर इदारे जो आपको इमदाद दे रहे हैं तो वो इमदाद, तो फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज, आपने रुपए तो बहुत कमा लिए, वेरी गुड, डॉलर कहाँ से आएंगे आपके पास। 111 रुपये का जो पेट्रोल हुआ है, मुझे नहीं पता, ये आपकी हुकूमत जाने, आप और कम करें कीमत पैसे और कम करें, तो ये जो है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ से आएगा, कर्ज़ों की किस्तें आप कहाँ से अदा करेंगे। एक वक्त था कि आप 18 या 15 अरब डॉलर पे अपना काम निकाल लिया करते थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर, अब नहीं होगा, आपको 20 से 25 अरब डॉलर चाहिए किटी के अंदर। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन मुझे इस हुकूमत से उम्मीद है कि जिस बसीरत से इसने काम किया है इस दौरान, 10 रुपये 5 रुपये कम किए, इसको और कम करना चाहिए, इसको और अवामी सतह पर आना चाहिए। बाकी जो मसाइल हैं वो खुद भुगतती रहे। वज़ीर ख़जाना कहाँ हैं, परसों कल नज़र आए थे, उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया इसके ऊपर। स्टेट बैंक का गवर्नर खामोश है, कई लोग खामोश हैं नई चीज़ों पर, और मुझे लगता है कि वज़ीर ख़जाना जो हैं उनको बनाने की कोशिश हो रही है, शायद मान जाएँ वो इस तरह पे काम करने के लिए। लेकिन वो जो मुआहदा साइन करके आए हैं IMF से, वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और मुझे शक है कि दुश्वारी हुई है। बिल्कुल सही। इमरान याकूब साहब, सर आप कैसे देखते हैं, अभी आज की जो खबर है वो ये कि ऑयल कंपनीज़ भी हैरान है कि किस तरह से किया गया। फिर बहुत सारे सवालात हैं, एक और बहुत बड़ा ऐलान था, अब चीज़ें उसकी वाज़े हो रही हैं और फिर भी बहुत वजाहत नहीं है कि 30,000 रुपये तक की इंटर्नशिप सिर्फ ग्रेजुएट जो हैं उनको, BA पास को, ये सरकारी महकमे देंगे, कौन देगा, किस तरह मिलेंगी। मिनिमम वेज तो इस मुल्क में आज तक इंश्योर नहीं हो पाई कहीं पर भी, डिग्री होल्डर्स को यहाँ पर 30,000 रुपये की इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो ये किस तरह से मुमकिन है, इसको कैसे अंजाम दिया जाएगा। ऐलानात तो कर दिए, क्या सोच समझ के किए हैं या बहुत सारी क्लैरिटी मिसिंग है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इफ्तिखार साहब, नासिर साहब है, मैं इनके सामने कोई क्या बात करूं, मेरे तो दोनों उस्ताद हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि ये जो चीज़ें हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है, वो कहते हैं जी नानी ने खसम कीता पैड़ा कीता, करके छड़िया और पैड़ा कीता। यानी कि नानी ने शादी की
दूसरी शादी कर ली तो बुरा किया बुढ़ापे में शादी करके, लेकिन उसके बाद शादी करके वो बुराई करके भी दोबारा उससे भी तलाक ले ली तो उससे भी बुरा किया। अब हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी कुछ ऐसा ही मामला है। आपने जितनी बातें की हैं, जितनी बातें नासिर साहब ने, इफ्तिखार साहब ने की, आप ये देखें कि असल इशू क्या है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के साथ रात में एक प्रोग्राम में था, वो माहिर मईशत हैं और आपको पता है कि वो इमरान खान साहब की मुआशी टीम में भी शुरू में थे, फिर वो रिज़ाइन करके चले गए थे। वो कह रहे थे रात के 300 अरब रुपए जो है इस कमी से जो है उसका खजाने पे बोझ आएगा। जो 237 इफ्तिखार साहब कह रहे थे ना परसों का, वो कल 300 अरब हो चुका था। अब मुझे ये बताएं कि ये 300 अरब रुपए जो हैं उसको पूरा करने के लिए बकौल डॉक्टर फ़ारूक सलीम या तो इन्हें मज़ीद कर्जे लेना पड़ेंगे, या इन्हें नए नोट छापना पड़ेंगे, या इन्हें फिर बिलवास्ता तौर पर टैक्स मज़ीद लगाना पड़ेंगे। तो आप यकीन खातिर जमा रखें कि आपको भुगतना आवाम को ही पड़ेगा। अब मामला ये है कि इस अंदाज में इन्होंने जो कर दिया, ये इस्तिलाह होती है पूरी दुनिया में जो है ना, उसको इस तरह से लिया जाता है कि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है उसमें वो हुक्मरान जो अमलन शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, वो इस तरह के फैसले कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि हमें ये अवाम में मकबूलियत होगी इन फैसलों की वजह से। मुझे ये लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को शायद यकीन हो गया है कि इस दफ़ा अपोजिशन यकसू है और शायद वो तरीके अदम इत्मीनान लाने में कामयाब भी हो जाएं और उसे फिर कामयाब कराने में भी कामयाब हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन की तैयारी है। ये जो उनकी स्पीच थी उसको अवाम को रिलीफ देने से या कुछ मैं नहीं समझता ताल्लुक हो, वो अगले इलेक्शन की तैयारी है। वो अवाम के साथ ये नारे लेके जाना चाहते थे कि देखें हमने तो ये कर दिया, हमने तो कहा ग्रेजुएट जो हैं उनको 30,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा, हमने तो ये भी कह दिया। अब ये भी वादा वैसे ही होगा जैसे 1 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलनी थी, 1 करोड़ लोगों को और 50 लाख लोगों को घर भी मिलने थे, लेकिन वो जो हाल उन वादों का हुआ शायद इन वादों का भी वही हो जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो और उनकी टीम, देखें एक दिन पहले तक वो किस तरह से डिटाई के साथ ये बातें करते थे कि जनाब महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो सारी चीज़ों दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, एनर्जी पे भी असर होता है और बिजली पैदा होगी उससे, तो बिजली भी महंगी होगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए इस पर भी आप तीनों मौजूद मेहमानों की राय ले लूँ। इफ्तिखार अहमद साहब से शुरू करूँगा। इफ्तिखार अहमद साहब, तहरीक अदम एतमाद वर्सेस गवर्नमेंट, इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या रीड कर रहे हैं? कौन कहाँ पे खड़ा है, कौन कितना मजबूत है? 50-50। बड़ी थिन लाइन है सर। Maybe it is a thin line, it is a politics. 50-50। तो ये 50-50 है दोनों तरफ। ये मुलाकातें क्या परसेंटेज को चेंज कर पाएंगी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, या इट विल स्टिल रिमेन? मैंने आपसे अर्ज की कि वो इमरान खान के में बात कर रहे हैं, वो शर्किया के MP की गुजारिश कर रहे हैं, वो लोधरा के नज़ीर बलोच से मिलने को तैयार हैं, वो जंगी तरीन के हल्के में जाके जलसा करने को तैयार हैं। तो अगर बदली तो बदल सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग खेल रहे हैं अपने कार्ड्स को अपने सीनों से लगा के, एक शतरंज होती है वो खुलेआम खेली जाती है क्योंकि मोरे चलते हुए नजर आते हैं। तो ताश होती है, ये बड़ी अजीब खेल है। ये पत्ते जब भी खेल आप देख रहे हो खेलते हो तो पत्ते आपके सीने से लगे होते हैं, आप किसी को दिखाते नहीं हैं। तो ये जो खेल है ये मेरे नज़दीक पर, मैं जो सीखा हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं तजिया करने की कोशिश करता हूँ, मेरे नज़दीक ये 50-50 है। इतनी आसान नहीं है अपोजिशन के लिए भी और ये इतनी आसान नहीं है PTI के लिए भी।
सर ये बताएं इफ्तिखार अहमद साहब कि ये डिले अगर ऑपोजिशन क्यों इतना कर रही है, इस पे डिले क्या? इसलिए कर रही है यार, पहले तो आपके पास पार्लियामेंट ही नहीं है, पार्लियामेंट हाउस ही नहीं है, कहाँ पे ले जाके दरखास्त दे दें, सड़क पे जाके दे दें। पार्लियामेंट हाउस जानबूझ के दे दिया गया रिपेयर के लिए कि वहाँ पे OIC की मीटिंग होनी है, तो काफी दिन तो उसमें लग जाएंगे, तो 5-7 दिन तो और लगेंगे। ये तो नहीं जाके कोई दरखास्त देके सड़क पर ले जाएंगे, कोई लालू प्रसाद तो नहीं है ना, तो कहेगा कि ये मेरे बंदे गिन लो, मैं लेके आया हूँ सड़क पे। ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी सीरियस मैटर। और एक बात बड़ी मजे की है, याद रखना मेरे दोस्त और मेरे फिक्रे, याद रखना अगला साल इलेक्शन का साल है। आज आप 500 अरब रुपए की लोगों को रियायतें दे दें तो आप मसला किसके लिए भी पैदा कर रहे हैं? आप आने वाले लोगों के लिए ऐसा मसला पैदा कर रहे हैं कि उनका आगाज ही उर्जन से होगा। मसलन कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ हो जाता है, जब तक नया वजीर आजम नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल कंटिन्यू। नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, अब जब नया प्राइम मिनिस्टर आया तो उसके वजीर खजाना जो भी होगा उसने आगे कहना कि जनाब ये 600 अरब रुपए का तो ये परसों जो इन्होंने पैकेज दिया था, ये तो उसका मलबा है, अब इसका क्या करना है? तो लोग तो गालियां देंगे, क्योंकि वो नई हुकूमत जो आएगी वो 600 बिलियन का जो है पैकेज वो वापस तो ले नहीं सकती। जैसे ही वापस लिया तो लोगों ने जूतों पर जार कर देनी है। और याद रखिएगा कि अगली हुकूमत के ऊपर 2 दबाव हैं, एक है बिलावल भुट्टो कहता है फौरी इलेक्शन, एक नवाज शरीफ कहता है फौरी इलेक्शन। जो इख्तलाफ राय है चौधरी परवेज इलाही का, वो इसी पॉइंट पर है, वरना चौधरी परवेज इलाही को तो उन्होंने कह दिया साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब चाहते थे वो चीफ मिनिस्टर बने 1.5 साल के लिए, ताकि उस 1.5 साल में पॉलिटिकल एक्टिविटी अपने लिए भी तो करें, इसलिए वो तैयार नहीं हुए। अब नई हुकूमत जो आती है वो एक तो मलबा बहुत बड़ा है, और एक मलबा इसी हफ्ते में से जो जन्म ले रहा है उसको कैसे कैरी करेंगे? तो वी आर हेडिंग फॉर ए वेरी सीरियस इक्तिसादी बुरान। राइटली सर। नासिर बेग साहब, ये जो मार्च है जो एक ऑलरेडी विच इज़ कंटिन्यूड और एक होना है, इनका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, कितने इम्पैक्टफुल होंगे? देखिए पीपल्स पार्टी का जो मार्च है वाकई मार्च है वो, और वीडियोस भी आपको मिल रही होंगी व्हाट्सएप पे, मुझे भी आ रही है, रिपोर्टर से भी ये बात हो रही है। बहुत मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा मुतहरिक लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो पागल लोग हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो हर बात बाहर निकल आते हैं। बिलावल हाउस की आवाज़ पर, भुट्टो की आवाज़ पर भी निकले थे। तो अब मसला ये है कि लेकिन जो दूसरा मार्च है वो इतना विजिबल नहीं है आपको, वो मतलब ठीक है, वो मार्च गुड, उन्होंने मार्च कर लिया, उन्होंने इलाकों में गुजरे, वहाँ से मीरपुर खास भी जा रहे हैं, वहाँ जलसा भी करेंगे, और शायद वहाँ जलसा अच्छा हो जाएगा गालिबन अगर एमकेएम ने सपोर्ट कर दिया तो। लेकिन अभी तक एमकेएम इतनी एक्टिव नहीं है, तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये मार्च इम्पैक्ट डालेगा, और जब पंजाब पहुँचेगा ये और इस्लामाबाद पहुँचेगा ये, तो इसकी शक्ल कोई मुख्तलिफ होगी। मुमकिन है कम हो जाए, मुमकिन है बहुत बढ़ जाए, और इम्कान ये है कि बढ़ जाएगा ये, क्योंकि अभी से बयान वगैरह आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ी, देखिए इस मार्च से क्या फ़ायदा हुआ पीपल्स पार्टी को? PTI को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे पता है कि इस मार्च से पीपल्स पार्टी के वो वर्कर बाहर आ गए जिनको बल्दियाती इंतखाबात में टिकट मिल रहे हैं, बाहर निकालना है, एक्टिव करना है और मेन स्ट्रीम में लाना है, जो घर बैठे हुए थे वो आ गए हैं। और बिलावल, और इसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर आप देखें जो एक जज्बाती चीज़ है, वो आसफा भुट्टो की मौजूदगी है। आसफा भुट्टो की मौजूदगी है, जो लोग कहते हैं तस्वीर बेनज़ीर, तो वो एक ज़ाहिर है, आप कुछ भी कर लें, जज्बाती कौम है, वो उनको देखते हैं, नारे लगाते हैं, बेनज़ीर के नारे लगते हैं, तो ये है। और ये बड़ा सिंध में तो उनका अच्छा हो गया। पंजाब में बेग साहब, मैं क्विकली इमरान याकूब साहब की भी राय ले लूँ। इमरान साहब, ये 23 मार्च के मार्च से पहले अदम एतमाद आने के कोई इम्कानात हैं? देखिए मुझे तो ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर अदम एतमाद आनी हुई तो 23 मार्च के से पहले ही आ जाएगी, क्योंकि अब अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा उसको लिंगर ऑन नहीं कर सकती। जिस तरह से इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि 50% चांसेस हैं, तो जब इतना थिन मार्जिन हो तो फिर ज़्यादा देर चीज़ों को खींचना भी बाज़ औक़ात नुकसानदेह हो जाता है।
इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर तहरीक अदम इत्तेमाद आना हुई तो 23 मार्च से पहले ही आ जाएगी। बाकी गायब का इल्म तो अल्लाह ताला को ही है, हम तो अपने एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। राइटली सेड। बिलावल साहब के मार्च को कामयाब देख रहे हैं अब तक आप, चूँकि सिंध में है, पंजाब विल बी द रियल टेस्ट? देखें, आज उन्होंने रहीम यार खान पहुँचना है। मैं ये समझता हूँ कि मार्च का असल अंदाज़ा आपको कल से होगा। जिस तरह नासिर साहब कह रहे थे, अगर तो वो पंजाब में भी इस मोमेंटम को कैरी करते, नो डाउट सिंध में उन्होंने बड़ा अच्छा शो कर लिया, लेकिन अगर वो पंजाब में भी कर देते, आज राजा परवेज़ अशरफ साहब अभी हम मेरे पास आए हुए थे, उनके साथ पीपल्स पार्टी के और भी लोग थे, तो वो तो उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो पंजाब में भी उनकी काफ़ी तैयारी है। अगर वाकई जिस तरह से वो बता रहे थे और जिस तरह से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह रही है, अगर पंजाब में भी वो एक अच्छा शो कर लेते हैं तो यकीनन उनको फ़ायदा होगा, मोमेंटम भी बनेगा और अगले इलेक्शन में भी उनको इसका फ़ायदा होगा और हुकूमत पे भी दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर पंजाब में माजी की तरह उनका ठुस हो गया प्रोग्राम तो फिर इससे उन्हें नुकसान होगा। राइटली सेट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा, हर कोई अपनी तगो-दो में है, अपनी कोशिश में है। अपोजिशन अपने तय कोशिश कर रही है और अब हुकूमत भी मैदान में है और वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए। यकीनन आने वाले कुछ हफ्ते बहुत डिसाइसिव होंगे और अहम होंगे, जिनमें तयन हो जाएगा कि फ़तह किसकी होती। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।